अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोहम्मद पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। ये मेरी अपनी पर्सनल वर्किंग है जो मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ, यूट्यूब का हिस्सा बना रहा हूँ और आप जो है इसमें स्पेक्टेटर हैं, आप ये वर्किंग जो है वो देख सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले फीपीलीपी डेटा की बात कर लें तो जो हमने देखा है ओवरऑल बाइंग जो की है वो गोरे ने की है, सेलर जो है वो लोकल है। क्या बाइंग हुई है तो इसका जो ब्रेक इवन देखें उसमें सबसे बड़ा जो नेट बायर आया है वो इंडिविजुअल्स आया है, नेट सेलर है, म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में रिडीम हुआ है, रिडेम्पशन कॉल थी जो हमने हालिया एक्टिविटीज़ देखी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इसके अलावा क्रूड ऑयल बढ़ने की बातें हुई तो म्यूचुअल फंड जो है वो ज़्यादा होल्ड नहीं करता। इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ा बायर होता है और इंश्योरेंस कंपनी अगर बाइंग पे बैठ जाए तो आप समझे कि बहुत बड़ी बुलिश मोमेंटम है। तो इसका ब्रेक इवन शेयर करते हैं तो इंडिविजुअल ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है, इंडिविजुअल ने पावर जनरेशन में बाइंग की है, इंडिविजुअल ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने पावर जनरेशन में सेलिंग की है, इंडिविजुअल ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दूं। जो डे रेंज बना था फ्राइडे को 1,60,391 का बना, लो 1,64,357 का हाई बना। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,60,391 का लो बना, 1,71,306 का हाई बना। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,47,743 का लो बना और 1,75,298 का हाई बना। करंट पी रेशियो 8.94 का चल रहा है, एक्सपेक्टेड पी रेशियो 8.15 की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ पी रेशियो और सेक्टर और KC 100 इंडेक्स का पी रेशियो शेयर कर रहा हूँ। KC 100 इंडेक्स का जो करंट पी रेशियो चल रहा है 8.94 का चल रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर 9.92, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज 16.66, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 20.99, सीमेंट 8.81। आज एक सीमेंट सेक्टर पे भी बात करेंगे कंपनी में और जो पी रेशियो चल रहा है उसके हिसाब से इसका क्या रेट होना चाहिए वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। केमिकल कंपनी 13.92, कमर्शियल बैंक 7.1, इंजीनियरिंग नॉन एप्लीकेबल लेकिन आगे बेहतरी मुतवक्के है, फर्टिलाइजर 8.93, फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 19.79, ग्लास एंड सेरामिक 7.72, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 8.01, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 9.50, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग 528.76, फार्मास्यूटिकल 15.02, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 11.15, रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल लेकिन आगे बेहतरी मुतवक्के है। एक रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड भी कंपनी पे डिस्कस करेंगे जिसका पी रेशियो इससे भी अच्छा है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 31.07, टेक्सटाइल कॉम्पोजिट 9.77, टोबैको 14.74, ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आप लोग के साथ वेटेज शेयर कर दूं तो सबसे बड़ा जो वेटेज है वो बड़े फौजी का है। बड़ा फौजी इंडेक्स में 8.50 का इसका वेटेज है और जो इम्पैक्ट आता है ₹1 अगर फ्लक्चुएट होता है तो 27.47 पॉइंट का इम्पैक्ट आता है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो UBL है 7.12%, एंग्रो होल्डिंग तीसरे नंबर पर है 5.62%, मीज़ान बैंक चौथे नंबर पर है 4.72%, हबको पाँचवें नंबर पर है 4.57%, OGDC 4.17%, लकी 3.82%, HBL 3.54%, MCB 3.48%, मारी 3.23%, बैंक अलबीब 3.02%, PPL 2.95%, सिस्टम 2.74%, ईफर्ड 2.54%, नेशनल बैंक 1.91%। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोग के साथ सीमेंट कंपनी का डेटा शेयर कर दूं। अटक सीमेंट जो है वो उसकी जो होल्डिंग है वो फेरॉन इन्वेस्टमेंट ग्रुप से ये चेंज हो रही है होल्डिंग और कैपको और फौजी सीमेंट उसको टेक ओवर कर रहे हैं। जो स्टेक है वो तकरीबन 92.03% ये स्टेक जो है वो कैपको और फौजी सीमेंट ने ले लिया है और इसकी बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान भी हो चुका है। और ये जो डील भी है आप देखेंगे तो जो भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के रूल्स हैं उस हिसाब से हुई है, टेक ओवर रेगुलेशन के हिसाब से हुई है। और इसमें जो सेलिंग की है फेरॉन इन्वेस्टमेंट ने, फेरॉन इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो है बेसिकली लेबनीज ग्रुप है, लेबनान का होल्डिंग कंपनी है और इसने जो है 84.06% शेयर्स बेचे हैं। इसके अलावा एडिशनल ये एक कानून है, मैंडेटरी है कि एक टेंडर पास होना होता है। 7.97% जो स्टेक है वो जनरल पब्लिक से खरीदे गए हैं ₹330.41 पे। तो ये पूरी डील जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 26 फरवरी को इसको गो हेड दिया था और अब जो है ये पूरा प्रोसेस हो चुका है। तो अटक सीमेंट के फंडामेंटल्स आप लोग के साथ शेयर कर दूं तो थर्ड क्वार्टर की इसकी अर्निंग
में अगर आप देखेंगे तो 17.90% है। पी रेशियो इनलाइन है, जो सीमेंट सेक्टर का पी रेशियो चल रहा है वो 8 का चल रहा है, तकरीबन 9 का चल रहा है। बुक वैल्यू उसकी 173.63 की है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 82.34 की है। तो एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू अगर बुक वैल्यू से बढ़ रही है तो ये थोड़ी बेहतरी की साइन है। इसमें हम जो है वो बाइंग ऑन डिप के हिसाब से काम कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 109.09 का है। इसका टेक्निकल्स पे अगर हम देखें तो मंथली RSI 47.92 का चल रहा है। मंथली सपोर्ट इसके 203.84 की है। पिवट बन रहा है 276.70 का। मंथली रेजिस्टेंस बन रहा है 321.74 का। अब इसके इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू भी मैंने निकाल के क्लाइंटों के साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, तो मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू किस लेवल पे लेना चाहिए, कहाँ पे बाइंग बनती है, क्योंकि ये अभी डिप ले रहा है, ये आप समझे फॉलिंग नाइफ है। फॉलिंग नाइफ में कभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो ये कहाँ से स्टेबल होगा, कहाँ से इसमें दोबारा बाइंग बन सकती है, तो वो लेवल मैंने अपने क्लाइंटों के साथ शेयर कर दिया है। तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपके साथ वो भी चीज़ें शेयर कर दूंगा। नाज़रीन, टेक्निकल इंडिकेटर्स आप लोग के साथ शेयर कर दूं तो इस वक्त मार्केट जो है उसका स्टेटस साइडवेज का है, और जो सपोर्ट है 1,50,295 की है। रेजिस्टेंस 1,78,423 का है। RSI इस वक्त 47.30 का है। मैकडी हमें सैलॉन स्ट्रेंथ बता रहा है, और नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड जो बन सकता है जिसकी रेंज होगी 1,78,423 से 1,95,801 के इसकी रेंज होगी। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर दूं तो अभी आप जो है अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स में गैप खड़े हुए हैं, और ये अनसर्टेनिटी को ही बता रहा है। कैंडल्स में गैप खड़ा होना यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। कभी तेज़ी होती है तो बहुत अच्छी तेज़ी हो जाती है, मंदी होती है तो बहुत अच्छी मंदी हो जाती है। इंडेक्स एक जगह पे सेट नहीं हो रहा, तो जब तक इंडेक्स सेट नहीं हो रहा तब तक जो है आपको मोहतात होकर काम करना है, और जहां प्रॉफिट मिले फ़ौरन से उसको लिक्विडेट करना है। तो इंडेक्स जो है वो कोशिश कर रहा है अपनी जगह बनाने का, और इस वक्त इंडेक्स का जो रेंज है वो 1.5 लाख से 1,78,000 के बीच में ही बजाय नज़र आ रहा है। 1,74,900 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करेगा फिर जो है हम देखेंगे कि 1,78,000 एक बैरियर बनेगा। ये पूरा क्रॉस हो जाए, इसके बाद जाके पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी, उसके बाद जाके हम फुल फ्लैट तेज़ी कर सकते हैं। नाजरीन, ओपेक से रिलेटेड बहुत खबरें आ चुकी हैं पिछले हफ्ते, तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है। तो सबसे पहले आप लोग को एक क्लिप दिखाना है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। 7 साल पुराना है उनका जो फर्स्ट टेन्योर था एज अ प्रेसिडेंट, तो उन्होंने जो है अपने ख्यालात का इजहार किया था ओपेक से रिलेटेड। इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। In America, we believe strongly in energy security for ourselves and for our allies. We have become the largest energy producer anywhere on the face of the earth. The United States stands ready to export our abundant, affordable supply of oil, clean coal, and natural gas. OPEC and OPEC nations are, as usual, ripping off the rest of the world. And I don't like it. Nobody should like it. We defend many of these nations for nothing, and then they take advantage of us by giving us high oil prices. Not good. We want them to stop raising prices. We want them to start lowering prices, and they must contribute substantially to military protection from now on. जी नाज़रीन, आपने जैसे देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरह से ओपेक पे अपना स्टांस रखते हैं और इसको पसंद नहीं करते। जो ओपेक है, ओपेक प्लस है, ममालिक उनको पसंद नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ये पूरा कार्टेल है और उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जो ये जंग हुई है, तो जंग में हमने देखा कि जंग के बाद यूएई जो है वो अलग हो चुका है ओपेक से, क्योंकि यूएई का बिजनेस मॉडल पूरा ख़त्म हो चुका है। वो अब नए बिजनेस मॉडल पे काम करेगा और उसको कहीं ना किसी ना किसी तरीके से दोबारा डॉलर्स को रेस करना है। जो भी बिजनेस था इसका टूरिज्म का पूरा अब बैठ चुका है और वो जो है अब नए वेन्यूज़ को तलाश कर रहा है। तो यूएई जो है वो ओपेक से निकल चुका है। ओपेक जो है उसने एक कंडीशन रखी हुई थी यूएई पे कि आपको एक लिमिटेड कोटा है, उस पर ही आपको क्रूड ऑयल सप्लाई करना है, इससे ज़्यादा आप सप्लाई नहीं कर सकते। तो यूएई ने एग्जिट कर लिया है, तो उसका रिपल इफेक्ट ये आया है
कि ओपेक प्लस ने भी जो है अपना आउटपुट बढ़ाने की बात कर दी है जून तक। ये एक सिंबॉलिक है, इसमें जियोपॉलिटिकल डिस्टर्शन है। हम सबको पता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है, तो सऊदी अरब से और दीगर ममालिक से अभी तेल की रसाई इतनी आसान नहीं है। तो ये एक सिंबॉलिक है और ये इस वजह से हो रहा है कि यूएई जो है अब कंपटीशन में आ जाएगा, अगेंस्ट ओपेक के काम करना शुरू करेगा। तो ओपेक कंट्रीज भी जो है वो कोशिश करेंगी कि यूएई को टाइट कंपटीशन दे। ये हम सबको पता है कि शिपमेंट ब्लॉक है, पूरा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ब्लॉक है और इस पर निगोशिएशन होगी। अब जो निगोशिएशन होगी वो बिग जो 3 है, बिग प्लेयर्स हैं जो मल्टीपोलर हम देख रहे हैं कि डोमेन है, इसमें चाइना है, यूएस है, रशिया है। तो यहाँ पर आप समझिए कि सारी बड़े लेवल पे बात होगी। ओपेक ने जो है वो मार्च के महीने में 35.6 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन की है, जो कि फरवरी के महीने में 7.70 मिलियन बैरल पर डे कम है ना। तो सऊदी अरब है, सऊदी अरब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें बैकफुट पर है। तो ये सारी चीज़ें अभी ऑब्जर्व होंगी और डोनाल्ड ट्रंप का यही कोशिश है कि मैं ऐसे प्लेयर्स लेकर आऊँ जो यूएस के ताबे हों और यूएस के कंट्रोल में होकर काम करें। अब आपने गुआना का नाम नहीं सुना होगा, ये मुल्क जो है बहुत छोटा है, इसमें ऑफशोर डिस्कवरीज हुई थी 2010 में और इसके जो ऑयल रिजर्वर्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, उस पर कब्जा कर लिया था वेनेजुएला ने। हम सबको पता है कि वेनेजुएला के सदर को जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ बुलाया था, मेहमान नवाजी की थी, उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की थी और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला के तेल पे इनडायरेक्ट जो कब्जा है वो यूएस का है और ट्रंप साहब तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि मैं वेनेजुएला का सदर हूँ। तो गुआना का जो तेल था वो अमेरिका ने गुआना को वापस दिलवा दिया है और अब जो है गुआना रैपिडली ग्रो कर रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट है कि तकरीबन 58% जो है इसकी ग्रोथ विटनेस हो सकती है 2026 में और एक्सो मोबिल जो है उसने इस पर कंट्रोल कर लिया है। तो अब यूरोपियन ममालिक है, दीगर ममालिक हैं जो यूएस के साथ एलाई हैं, उनको जो तेल आएगा वो गुआना और वेनेजुएला से आएगा। नाज़रीन, इसके साथ पाकिस्तान में क्या चेंजेस हो रही हैं, तो पाकिस्तान में जो लिस्टेड कंपनी है सिनर्जी, उसने जो पिछले साल डील की थी अक्टूबर के महीने में, वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम जिसको क्रूड ऑयल पे इन्हिसार करते हैं वो अरब लाइट है, लेकिन सिनर्जी ने जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया और जो है एनर्जी सोर्स को डाइवर्सिफाइड करते हुए वीटॉल के साथ एक डील की और तकरीबन 4 मिलियन बैरल जो है वो इंपोर्ट किया और इससे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा सिनर्जी के इंप्रूव हो चुके हैं क्योंकि WTI उसको हाई लेवल का नंबर 1 अच्छे ग्रेड का क्रूड ऑयल माना जाता है जिसमें लो सल्फर है। सही, तो मिडल ईस्ट कंट्री के मुकाबले इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो सिनर्जी के आप लोग के साथ फंडामेंटल शेयर कर दूँ तो सिनर्जी का थर्ड क्वार्टर की जो अर्निंग है 3.22 की है। इसका जो पी रेशो चल रहा है 1.90 का चल रहा है। आप जो है पी रेशो का पूरा डेटा देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि रिफाइनरी में सबसे सस्ता इस वक्त जो मल्टीपल है वो सिनर्जी का नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू उसकी 37.36 की है, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 41.36 की है। तो एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू भी जो है इसकी बढ़ रही है। डेट टू इक्विटी रेशो 93.64 का है। ये स्लोली ग्रेजुअली मुझे पर्सनली लग रहा है कि 1-1.5 साल में शरिया कंप्लाइंट हो सकता है और जितने लोग शरिया में ट्रेड करते हैं जो इसकी नवीद सुनाते हैं तो वो जो है सिनर्जी ऊपर के लेवल पे आपको बताना शुरू कर देंगे। मंथली इसका RSI चल रहा है 59.01 का, मंथली सपोर्ट है 5.82 का, मंथली जो पिवट चल रहा है वो 7.37 का है, मंथली रेजिस्टेंस 9.86 का है। जिन लोगों को इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू और किस लेवल पर लेना चाहिए उसका डिटेल चाहिए तो मैंने क्लाइंटों के साथ शेयर कर दी है, तो आप भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो ये डेटा आप लोग के साथ भी शेयर हो जाएगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ बदले का डेटा शेयर कर दूं तो 30 अप्रैल तक जो बदला है वो 57.87 अरब का है। डाउन हुआ है वीकली बेसिस पर हम देखें तो रोल ओवर वीक था, तो फ्यूचर के सौदे एडजस्ट हुए हैं काफ़ी हद तक। तो जो बदले की पोजीशन कम हुई है वो 17.45 अरब से कम हुई है। पिछले हफ्ते 75.32 का बदला था। 4 अप्रैल को अगर हम देखें तो बदला था 60.42 का जब इंडेक्स 1,20,000 का था और इसके बाद हमने 8 मई को पिछले साल हमने देखा कि 39.14 अरब का बदला रह गया था और इंडेक्स 1,01,598 पे पहुंच चुका था। इसके बाद हमने बदले में इजाफा देखा, 123.59 अरब का बदला हमने देखा और बदला जो है वो बदले की वजह से इंडेक्स भी हमने देखा कि 1,91,032 का जो है वो इंडेक्स पहुंच गया था। वहां से इंडेक्स जो है वो नीचे आया और हमने देखा कि 123.59 के बदले से 47.43 का बदला ही सिर्फ रह गया और इंडेक्स ने 1,46,842 का लो बनाया। नाज़रीन, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस आप लोग के साथ शेयर कर दूँ तो WTI क्रूड ऑयल $101.94 पर बैरल चल रहा है।
ब्रेनेट 108.17 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर 107.86 पर टन चल रहा है। गोल्ड 4612.50 पर आउंस चल रहा है। रबर 215.40 पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस $112 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ डिलीवर फ्यूचर का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी फ्यूचर में बाइंग खरी है वो पेस पाकिस्तान में है। फ्री फ्लोट का 12.50% है। TRG दूसरे नंबर पर है 11.75%। ठट्टा सीमेंट तीसरे नंबर पर है 7.77%। वेव्स चौथे नंबर पर है 7.73%। ट्रेड कॉर्पोरेशन 6.61%। सिनर्जी 6.45%। आगा 6.11%। GGL 5.96%। TPLP 5.64%। NCPL 5.59%। नाज़रीन, ब्लैंक सेल का डेटा इस मुताबिक है। सबसे बड़ी जो ब्लैंक सेल खरी है वो PIA में है। फ्री फ्लोट का 2.34%। दूसरे नंबर पर NRL है। तीसरे नंबर पर अटक रिफाइनरी है। चौथे नंबर पर गाल है। पांचवें नंबर पर यूनिटी है। छठे नंबर पर NPL है। सातवें नंबर पर ट्रीट कॉर्पोरेशन है। आठवें नंबर पर पेस है। नवे नंबर पर SSG है और ठट्टा सीमेंट 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, आप लोग के साथ बदले का डेटा भी शेयर कर दूं और ये जो डेटा है आपको बहुत ध्यान रखना है। SG पावर में पंप एंड डंप हो रहा है और SG पावर में अगर आप ट्रेड करेंगे तो स्टक हो जाएंगे। चंद अनासिर ऐसे हैं जो पंप एंड डंप एक्टिविटी करके बदले में पोजीशन लोगों की खरी करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको इससे बहुत मोहतात रहना है। SG पावर के कोई खातिर को फंडामेंटल्स नहीं है, लेकिन बदले में 32.80% के करीब ये बदला खड़ा हो चुका है जो कि ब्लीड करेगा और जो इन लेवल पे SG पावर के शेयर्स खरीदेगा बगैर फंडामेंटल्स जाने तो वो बुरी तरह से स्टक हो सकता है। आर्टिस्टिक डेनिम दूसरे नंबर पर है 14.95%। इसमें भी आप समझिए कि रेड फ्लैग है। SGML तीसरे नंबर पर है 12.36%। फ्लाइंग सीमेंट चौथे नंबर पर है 11.53%। जूमा 10.38%। इमेज 9.49%। ESBL 8.29%। यूसो वेविंग 6.65%। DASIL 6.16%। IMS 6%। जी नाज़रीन, ये था अब तक का डेटा। उम्मीद है आप इस डेटा से फ़ायदा लेंगे। ये मैं अपने होमवर्क के लिए कर रहा होता हूँ और आप जो है वंस अगेन जैसे मैंने कहा आप इसमें स्पेक्टेटर हैं। हम मार्केट में आते हैं रोज़ जो है वो कुआं खोद के पानी निकालने की कोशिश करते हैं और मेजॉरिटी रिटेल क्लाइंट्स इसी तरह से काम करते हैं क्योंकि आपको ट्रेन इस तरह से किया गया है जितने बार आप एंट्री एग्जिट लेंगे उतना ज़्यादा आप कमीशन देंगे। तो आप जो है जितने भी कमीशन एजेंट है वो आपको इसी तरह से इसी बिहेवियर पर काम कराते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें तो बड़े जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं जो फंड्स हैं वो उस तरह से काम नहीं करते, तो आप जो है इस वजह से ब्लीड करते हैं। तो कोशिश करें अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सुधारें, स्टडी करके आएँ, स्क्रिप्ट को देखें, स्क्रिप्ट में क्या लेवल्स बनते हैं तो वहाँ बाइंग और सेलिंग के आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो उसको आप यूटिलाइज़ करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। नाज़रीन, अब तक लेता ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।